आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमें पहले स्पेक्ट्रम को जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, जब हम सनलाइट को किसी प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, ठीक है, ये प्रिज्म है, तो यहाँ पर जो सनलाइट है ये डिस्पर्स होती है, ठीक है, ऐसे। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये तो डिस्पर्स होगी, और जो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है, यहाँ हमें ये जो लाइट यहाँ से थी, इसको जब हमने यहाँ से एक स्क्रीन पे डाला तो हमें यहाँ पर एक बैंड ऑफ कलर्स नज़र आया, ठीक है, जिसमें 7 कलर्स थी। और इस बैंड ऑफ कलर्स को, इस बैंड ऑफ कलर्स को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी बैंड को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। डिस्पर्शन क्या हुआ, सनलाइट यहाँ से पास हो गई, मगर पास करके ये स्प्लिट होती है इनटू डिफरेंट कलर्स, और इस बैंड ऑफ कलर्स को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का। अब देखिए ये स्पेक्ट्रम, इसमें वायलेट भी है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, VIBG येलो है, ऑरेंज है और रेड है। ये 7 कलर इसमें नज़र आ रहे हैं हमें। आपने रेनबो भी देखा होगा, रेनबो जो है उसमें भी यही मैकेनिज्म है। उसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स वर्क लाइक द प्रिज्म, वो तो अलग कंसेप्ट है। बहरहाल वहाँ पर भी हमें 7 कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब जो ये वेव गॉयर है, जिसको हम शॉर्ट टर्म में बोलते हैं वेव गॉयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब जो ये कलर्स है ना, अब हम इनको ऐसे देखेंगे, ठीक है। ये कलर्स लाइक ऐसे हैं, ये V है, ये I है, ये B है, ये G है, ये Y है, ये OR है, ये R है, ठीक है। अब ये जो कलर्स हमें यहाँ से दे रहे हैं, ये 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक इनकी वेवलेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, जो ये वायलेट है, वायलेट कलर एक खास पॉइंट इसमें आता है जहाँ पर वायलेट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये धीमे धीमे कम होता है, इंटेंसिटी ऑफ वायलेट कलर कम होती है, फिर ये चला जाता है इंडिगो में, यानी इंडिगो का कलर आना शुरू होता है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ इंडिगो हाईएस्ट है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे ही, और एक टाइम आता है जब ब्लू कलर हाईएस्ट होता है। आई मीन टू से, जितनी भी वेवलेंथ्स है, ये सब की सब वेवलेंथ्स इसमें प्रेजेंट है, कोई एक भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं है। 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक जितनी भी वेवलेंथ्स बीच में है, सब की सब वहां पर प्रेजेंट है। तभी हम इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं, ये स्पेक्ट्रम जो है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। पहले स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मीन्स अ बैंड ऑफ कलर्स, वो तो है। अब क्या है, अब ये जो स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस इस वजह से क्योंकि इसमें हर एक वेवलेंथ प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसमें आता है, सोलर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। ये बन गया स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम में अब आ गया हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक टाइप कंटिन्यूअस, ठीक है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कहां पर कलर नहीं है, हर एक जगह पे कलर है, हर एक जगह पे। ये ब्लू से फिर धीमे धीमे ये कम होता जाता है, और जब ग्रीन में शुरू होता है तो आराम थोड़ा इंक्रीज होता है ग्रीन कलर, और एक टाइम पे इंटेंसिटी ज़्यादा आती है, फिर कम, फिर कम, फिर ये येलो में चला जाता है, फिर ये ऑरेंज में, फिर इसमें, इस तरह से हर एक वेवलेंथ इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो स्पेक्ट्रम है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ, उस स्पेक्ट्रम में कोई यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है, ये वाली वेवलेंथ नहीं है, ये है, ये वाली नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ्स एब्सेंट है। मान लीजिए जो ये वाले 3 लाइन्स मैंने यहाँ पर डाली, ये 3 वेवलेंथ्स उसमें नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ये डिस्क्रीट है या लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब जो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है ना, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स का है। There are 2 types of the discrete spectrum. क्या है, जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है
जिसमें वेवलेंथ्स कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग है। ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो है, ये टू टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। वन इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और दूसरा इसका जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रा है, और इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एक तो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ और दूसरा हुआ इमिशन स्पेक्ट्रा। अब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ना, ये क्या है, देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी बल्ब से या सनलाइट से किसी गैस में डालते हैं, ये यहाँ पर गैस है, और यहाँ से हम इसका स्पेक्ट्रम ले लेते हैं, तो स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं, ये वाला बैंड, ये वाला बैंड, ये वाला बैंड, ये और ये मिसिंग है, दीज आर मिसिंग, ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स इस गैस ने इन तीन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये देखिए, ये इमिशन स्पेक्ट्रम अगर हम इसी गैस का ले लेंगे, यहाँ पर ये बैंड है, ये बैंड है और ये बैंड है, 3 बैंड्स आर देयर, मगर ये तीनों बैंड्स जो है ना, ये कलर्ड है, ये वेवलेंथ से, ये वेवलेंथ से, और जो ये वाला पोर्शन है ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें, ये तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसा है, अलबत्ता कोई कोई वेवलेंथ इसमें एब्सेंट है, कोई कोई वेवलेंथ इसमें मिसिंग है। और ये वाला जो है ना, इसमें कोई कोई बैंड प्रेजेंट है, बाकी सब मेजॉरिटी या मेजर पोर्शन जो स्पेक्ट्रम का है ना, वो मिसिंग है। किसमें? इसमें मेजर पोर्शन जो है, मेजर पोर्शन मिसिंग है, मेजर पोर्शन मिसिंग है, इसमें मेजर पोर्शन मिसिंग है और इसमें मेजर पोर्शन प्रेजेंट है। और दूसरी बात, यहां पर जो बैंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं मिसिंग, यहां वहां पर ही, अगर एक ही एटम की बात करते हैं हम, इस एटम का अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो ये बैंड्स प्रेजेंट, ये बैंड्स मिसिंग है, और अगर यही इसका इमिशन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो इन्हीं बैंड्स की जगह पे हमें बैंड्स प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं और मेजर पार्ट जो है ना वो गायब है। सो दिस इज एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। और जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में हमें पढ़ना है इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। चलिए इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ते हैं। यहां तक समझ आया? हाँ, तो कितने टाइप से, एक तो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, दूसरा हमारा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में कितने टाइप से, 2 टाइप से, क्या क्या है, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और दूसरा इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो चलिए अब हम इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन एटम में क्या चीज़ है कि ये इमिशन हो रहा है, ठीक है। देखिए, अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होता है और दूसरे शेल में चला जाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन तभी दूसरे शेल में जाएगा जब इसको हम यहाँ से हीट देंगे। इसलिए हम इस हाइड्रोजन को एक डिस्चार्ज ट्यूब में ले लेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट रे निकलती है हाइड्रोजन गैस से, और इस हाइड्रोजन गैस से जो लाइट रेज निकलते हैं वहाँ से एक स्पेक्ट्रम आता है। उसी स्पेक्ट्रम को हम यहाँ से एक्सप्लेन करके देंगे कि भाई ये स्पेक्ट्रम कैसे है, ये स्पेक्ट्रम कैसा है, ठीक है। और जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम आता है वो ऐसे हैं, इसमें कुछ बैंड्स प्रेजेंट है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो इमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब मेजर पोर्शन गायब है, कुछ कुछ लाइन्स प्रेजेंट है, और जो लाइन्स प्रेजेंट है वही कलर्ड है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये ग्राउंड स्टेट है, इसका ग्राउंड स्टेट नॉर्मल स्टेट होता है, ठीक है। और जब ये हाईली क्या बोलते हैं उसको, स्टेबल स्टेट है। अब जब इसको एनर्जी देते हैं तो एक्साइट होता है, ऊपर चला जाता है दूसरे शेल में। मान लीजिए ये N1 है, ये N2 है, और N2 में ये तब तक रहेगा जब तक इसके पास ये एनर्जी है। अगर एनी हाउ इसने ये एनर्जी लॉस की, और ये करना भी चाहता है इस एनर्जी को लॉस, क्यों? क्योंकि इसको स्टेबल स्टेट में ही रहना है। ये एक्साइट हो गया, अब ये यहाँ से डी एक्साइट होगा, और डी एक्साइट होने के लिए ये एनर्जी, ये जो इसने एनर्जी गेन की थी, जो एनर्जी इसने गेन की थी, ये एनर्जी इसको लॉस करेगा,
ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा N1 में, और इसमें ये एक एनर्जी छोड़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और जो ये रेडिएशंस वहाँ से आ रही है, इसका जब हमने एक स्क्रीन ले लिया और वहाँ से हमें ये वाला स्पेक्ट्रम मिला, जिसको इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम जिसमें मेजर पार्ट गायब है और कुछ कुछ लाइंस जो कलर बैंड से वो प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को समझने के लिए नील बोहर ने एक्सप्लेनेशन दी, इस चीज़ को समझाने के लिए। देखिए, ये रदरफोर्ड का मॉडल था। रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक यहाँ पर न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हर जगह पे है। ये शेल्स जो है ना, इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है, ये एक ओवरलैपिंग ऑफ शेल्स है। मगर अगर हम बोहर का कंसेप्ट लेंगे, नील बोहर का, उसने बोला कि जो एनर्जी शेल्स है, एनर्जी शेल्स की अपनी एनर्जी होती है, इन शेल्स की अपनी अपनी एनर्जी होती है, और किस शेल की कितनी एनर्जी है अकॉर्डिंगली एक इलेक्ट्रॉन उसी में बैठेगा। जिस इलेक्ट्रॉन के पास जिस इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, वो इस शेल में बैठेगा। इससे ज्यादा जिसमें एनर्जी होगी वो इस शेल में आएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा शेल, फोर्थ शेल, अकॉर्डिंगली शेल्स आर देयर। अब देखिए, अगर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सही होता, तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता, तो हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहां से ले लेते। हमारा जो स्पेक्ट्रम था वो कंटिन्यूअस आता, उसमें कोई भी गैप नहीं होती, उसमें कोई भी बैंड मिसिंग नहीं होता। अगर क्या होता, अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही होता। मगर नील बोहर ने बोला भाई ये मॉडल तो फेल है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो इमिशन स्पेक्ट्रम है। इसलिए नील बोहर ने बोला यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है या यहां से यहां चला जाता है, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस कूदता है, डी एक्साइटेशन होती है, तो ये वाली वेवलेंथ हमें नजर आ रही है। अब चूंकि यहां से यहां तक कोई शेल नहीं है, इसलिए ये वाली जो एनर्जी है ना, ये हमें नहीं नजर आ रही, और फिर हमें ये λ2 नजर आएगा, और इसके बीच में कोई भी वेवलेंथ नहीं है, कोई भी शेल नहीं है जहां से इलेक्ट्रॉन गिरेगा, जिस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हम देख सकते हैं। इसलिए हमें यहां से जो स्पेक्ट्रम आता है वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि डिस्क्रिएट है। अगर ये रदरफोर्ड से ही होते तो हमें कंटिन्यूअस मिलता, और कंटिन्यूअस न मिलने की वजह यही है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पर्टिकुलर शेल्स में होते हैं, और शेल्स के दरमियान में कुछ एनर्जी गैप होती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, द नंबर ऑफ शेल्स ऑलवेज एक्सीड्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम भी होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय नील बोहर in support of the spectrum of species having only one electron. So यहाँ पर एक बात और बताऊं, जो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, मगर साथ साथ में जो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल थी, उसमें ये भी एक लिमिटेशन है कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है, ये सिर्फ और सिर्फ उस एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें स्पेक्ट्रम का आंसर दे देता है जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनका स्पेक्ट्रम नील बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम। अब हम आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो कैसा है। अब देखिए, जो हाइड्रोजन है, नील बोहर ने एक पोस्टुलेट दिया था, del E इज इक्वल E2 माइनस E1। ये नील बोहर ने बताया था कि जो 2 शेल्स है, एक शेल और 2 शेल, E1 और E2, इनकी एनर्जी डिफरेंस जो होगी दैट इज del E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। अब जो E है, E का वैल्यू क्या है, H न्यू इज इक्वल -13.6, जो हमने लास्ट टाइम बोहर का मॉडल पढ़ा उसमें मैंने आपको दिखाया था कि एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, 13.6 Z² बाई m², ठीक है, माइनस
अपना माइनस, फिर अपना माइनस 13.6 z² बाई n स्क्वायर। z² बाई n स्क्वायर और माइनस 13.6 को कॉमन निकालते हैं और हमें क्या मिलता है, यहाँ से पहले हम h लिखेंगे और जो ये न्यू है ना, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है, और न्यू होता है इज इक्वल टू c बाई लेमडा के। तो यहाँ पर विच इम्प्लाइज hc बाई लेमडा, यहाँ पर हमें hc बाई लेमडा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से 13.6 z², ठीक है, 1/n1² माइनस 1/n2² आएगा, ठीक है, कॉमन निकाल के। अब इस hc को कैंसल करने के लिए हम ऐसा करेंगे, हम यहाँ से भी hc से मल्टीप्लाई करेंगे और hc से डिवाइड, इसको काटेंगे, ख़त्म करेंगे, कैंसिल करेंगे तो फिर 13.6 रह जाता है, ठीक है। अब क्या है कि इस hc और इस hc को कैंसिल करेंगे और हमें वहाँ से मिलेगा लेमडा, 1/λ इक्वल 13.6 z² बाई hc और 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। अब देखो जो z² है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो z² के बदले 1 लिख लेते हैं, और जो 13.6 बाई hc है यानी प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे एक नया कांस्टेंट बनता है, उस कांस्टेंट को हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट यहाँ आता है 13.6 और hc के बदले तो हम लिखेंगे 1/λ इक्वल टू r z² 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, इससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और जो ये r है, r का वैल्यू जो है r इज इक्वल टू 1096.77 पर सेंटीमीटर, ये r का वैल्यू है। r का वैल्यू यहाँ लगाएंगे, फिर हम देख लेंगे कि जो ये n1 है कहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब किस शेल पे आता है n1, और n2 है कहाँ से आया, कहाँ गिरा, कहाँ से आया, कहाँ गिरा, ठीक है, n1² माइनस n2। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 पे आता है, कहाँ से आता है, 2 से आता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 से इसी तरह से तीसरे शेल से आता है, 1 पे ही आता है, तो इस वाले n1² के बदले हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इससे हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने में आसानी होगी। तो चलिए, अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लीजिए। चलिए ठीक है। अब ये जो वाली इक्वेशन हमने निकाली ना, ये थोड़ी हमारी काम की इक्वेशन है। अब देखो बेटा, देखिए हम अब यहाँ से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। एनर्जी लेवल नंबर 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4, एनर्जी लेवल 5, एनर्जी लेवल ये थोड़ा गड़बड़ होगी यहाँ, इसको हम थोड़ा यहाँ ऐसे लगाएंगे 7, ठीक है, तो इसको भी यहाँ लगाएंगे 8 पे। अब आप बोलोगे ऐसा सर क्यों किया? देखिए, जो पहली एनर्जी डिफरेंस होती है ना, वो ज़्यादा होती है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और जब यहाँ से कोई होगा तो वो बिल्कुल इसके करीब होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एनर्जी ले लेंगे E और यहाँ से यूवी स्पेक्ट्रम, अब देखिए, ये N1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आता है, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, n कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ आता है, इसी तरह से 5th से 6th से और 7th से, या इन्फिनिटी से भी आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 3rd शेल से 2nd शेल पे आएगा, 4th से 3rd 2nd पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, यही ट्रांजिशन भी है
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से आएगा, या ऐसा भी एक और ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से, या ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है इनको हम सीरीज में डिवाइड करते हैं। जो ये वाली सीरीज थे ना, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट पे आएगा, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवंथ से, ये सब की सब जो वेवलेंथ है, जब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल पे आता है तो इस सीरीज को हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस सीरीज को हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। और जो ये वाली है जहां पर हमें N1, ये N1 है, यहां पर जो है ना N1 ऐसे मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 ओवर लेमडा इक्वल टू और जेड स्क्वायर का वैल्यू हाइड्रोजन में 1 है, 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर N1 ये है। ठीक है, ज़रा देखिए इसका वैल्यू क्या निकलता है, और जेड स्क्वायर 1 ओवर N1 हो गया 1 का स्क्वायर, ओके, माइनस 1 ओवर N2 का मतलब हो गया कहाँ से आ रहा है, दूसरी लाइन से आ रहा है ना, ये वाली पहली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर लगाएंगे तो क्या बनता है, और जेड स्क्वायर के बदले अब 1 आएगा, 1 मीन्स आर, और यहाँ से 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू और शाबाश 3/4। आर का वैल्यू लगाओ और 3/4 आ गया हमारा 1 ओवर लेमडा। किसके लिए? पहले लाइन के लिए। अब अगर ये वाली लाइन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू हम लगाएंगे? यहाँ से हम लगाएंगे ऐसे, और जेड स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर 1 ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर बन गया ये 9, और हाँ 8/9 इसका वैल्यू निकालो, वो वेवलेंथ। इसी तरह से जब 4 से, 5th से, 6th से, 7th से आएंगे तो ये एक सीरीज बन जाती है। ये वाला कांस्टेंट रहेगा, 1 पे ही सबके सब आ रहे हैं। ठीक है, और ये वाला चेंज होता जाएगा, कितनी लाइन्स ऊपर से आ रही है उतने टाइम से चेंज होगा। तो जो ये वाली सीरीज है ना, इसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। और ये वाली सीरीज जो है ना, ये यूवी में यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल होती है। किसमें? यूवी रीजन में ये फॉल होती है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल होती है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने दूसरी लाइंस को यानी उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन 3rd से 2nd में आता है, 4th से 2nd में, 6th से 7th से, या इन्फिनिटी से 2nd शेल पे आता है, तब भी यही फॉर्मूला काम कर जाएगी। ठीक है, और इस सीरीज का नाम जो उन्होंने दिया, उन्होंने इसका नाम दिया बॉल्मर सीरीज। तो बॉल्मर सीरीज में क्या है, जो N1 का वैल्यू है, यहां पर अब देखिए जो N1 का वैल्यू, कहां पर मैं लिखूं, जो बॉल्मर सीरीज है, ये कौन सी सीरीज थी? अभी ये लाइमन सीरीज थी। अब जो बॉल्मर सीरीज है, बॉल्मर सीरीज में क्या है, और 1 ओवर N1 का 2 वैल्यू आएगा यहाँ पर, और यहाँ से 1/3 का वैल्यू आएगा, यानी एक ऐड करते जाना है। ठीक है, तो इससे हमें फर्स्ट लाइन निकलेगी 1 ओवर लेमडा 1, मान लीजिए 1 ओवर लेमडा 2 अगर इसका निकालना है, और 1/2 कांस्टेंट रहेगा, 1/4 का स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ से ऐसे हम इस सीरीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बॉल्मर सीरीज। और जो ये बॉल्मर सीरीज है ना, ये वाली सीरीज जो है ना, ये विजिबल रीजन में फॉल होती है। किस रीजन में? ये वाली विजिबल रीजन में फॉल होती है। और जो ये वाली 3 है, इसको हम बोलते हैं लाइमन बॉल्मर पास्चन सीरीज। ये पास्चन सीरीज हो गई, ये लाइमन बॉल्मर पास्चन, ये ब्रैकेट सीरीज हो गई, ब्रैकेट सीरीज, और ये फंड सीरीज हो गई। ठीक है, फंड सीरीज। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, लाइमन सीरीज, बॉल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फ्रंट सीरीज। इनमें जो n का वैल्यू है, N1 का वैल्यू, ठीक है, उसको प्लस करना है 1, वो बन जाएगा इसका N2। ठीक है, इस तरह से हम इनके सब वेवलेंथ्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो ये 3 है,
पास्टन, ब्रैकेट और फ्रेंच सीरीज, ये तीनों IR स्पेक्ट्रम में, IR रीजन में आती है। ये तीनों IR रीजन में आती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, और जो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो ये सीरीज़ हैं, ये कैसे हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फ्रेंच सीरीज़ को, और इनकी जो कंडीशन है कब कहाँ से इलेक्ट्रॉन किस शल में पड़ता है, N1 के N2 में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम एंड स्पेशली द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन। थैंक यू वेरी मच।